हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4 इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आप जैसा कि देख सकते हो यार, आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और ये चैप्टर जो है ना, ये इतना बड़ा है कि इसको हम लोग को बहुत ही ज्यादा आराम आराम से पढ़ाना पड़ रहा है, ताकि यार आपको ईच एंड एवरी टॉपिक को कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ हम प्रोवाइड कर सके। क्योंकि यार देखो, पढ़ाने के लिए तो मैं 2 या 3 लेक्चर्स में भी खत्म कर सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि हम मैक्स टू मैक्स 15-20 मिनट 25 मिनट्स के वीडियो इसलिए बनाते हैं कि आप जो है ना, सिर्फ इतने टाइम में ना एक टॉपिक के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेशन करके उसका पूरा कंसेप्चुअल नॉलेज को पढ़ लो और उसको मेमोराइज कर लो, ताकि आप लोग को कभी भी एग्जाम में अगर कुछ क्वेश्चंस इस टॉपिक के ऊपर जब पूछेंगे तो आपको वो चीज कंसेप्चुअल के हिसाब से याद रहेगा। क्योंकि देखो, बहुत सारे लोग रट्टा लगा के जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये जो सब्जेक्ट है लोग रट्टा लगाते हैं। लेकिन क्या होता है, अगर पहला वर्ड ही याद नहीं आता है, बहुत लोग को ऐसा होता है रट्टा मार के चले गए। जब ऑफलाइन पेपर होता है, जब हमें हाथों से लिखना होता है आंसर को, आंसर शीट के अंदर, तो यार पहला लाइन जो होता है याद ही नहीं आता है। अरे यार, इसका आंसर क्या था, मैं भूल गया। तो जब पहला लाइन याद नहीं आता है तो लोग पूरा का पूरा आंसर ही भूल जाते हैं। ठीक है ना। इसके लिए बाकी अपने बाजू वाले से ही पूछते हैं, क्योंकि जब हम लोग छोटे थे तो मुझे भी याद है, ए पहला लाइन बताना, अरे ये वाले क्वेश्चन का आंसर का पहला लाइन बताना, बाकी मैं लिख लूंगा। तो पहला लाइन ही याद नहीं आता लोगों को। क्यों? क्योंकि वो रट्टा लगाते हैं। लेकिन अगर आपको कंसेप्चुअल नॉलेज होगा, लेट सपोज एक टॉपिक है, ये 5 इयर्स जो प्लान था उसके बारे में आपको कंसेप्चुअल नॉलेज है, तो आप अगर रट्टा लगा के गए भी होंगे तो आपको अगर याद नहीं आ रहा है, लेकिन आपके पीछे आपका कंसेप्चुअल नॉलेज है ना, तो वो नॉलेज के हिसाब से आप खुद ना खुद कुछ ना कुछ आंसर लिख के आओगे ओन लैंग्वेज में, तो कि फिर भी आपको क्या है, आपको मार्क्स जो है मिल जाएंगे। यानी 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन होगा तो 5 में से 5 तो नहीं मिलेगा, लेकिन 3 या 4 मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि आपने अपना नॉलेज वहां पे लिखा है जो आपके पास यहां पे है। लैंग्वेज का थोड़ा बैरियर हो जाएगा, लेकिन आपको मार्क्स मिलेंगे। कुछ ना लिखने से अच्छा कुछ लिखना इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो ये चीज उम्मीद करता हूं कि आपको शायद अच्छा लग रहा होगा और आप इसी हिसाब से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। एंड बाकी जो चीजें हैं प्लेलिस्ट के अंदर देखने मिल जाएंगे, तो उसको जरूर से चेकआउट कर लेना। 2 और चैनल है हमारे, JR टॉक्स एंड JR व्लॉग्स, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जरूर से कर लेना। चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जो कि हमारा सबसे पहला जो आज का टॉपिक है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो है दोस्तों न्यू इकोनॉमी पॉलिसी। अब ये बहुत ही ज्यादा एडवांस एंड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। इसको पढ़ लो बहुत अच्छे से, क्योंकि यार इकोनॉमी वैसे भी हमारी बहुत खराब चल रही है। ठीक है। तो न्यू इकोनॉमी पॉलिसी, अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट डू मीन बाय इकोनॉमी? इकोनॉमी बोलो, इकोनॉमिक बोलो, ये एक ऐसा टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा मुद्दा होता है इस टॉपिक का। मतलब मुद्दे की बात यह है इस टॉपिक की, अगर हम बात करें कि हमारा जो देश होता है या फिर हर एक जो कंट्री होते हैं ना, उसका एक पर्टिकुलर GDP होता है, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसमें इकोनॉमी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अब इकोनॉमी जिस देश की बहुत अच्छी है वो देश अमीर है, जैसे कि US हो गया। ठीक है ना। अभी बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है, उनके पास इकोनॉमी बहुत अच्छा है, तो इसके लिए वो लोग अपना फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव है, उनका GDP हमेशा हाई रहता है। ठीक है ना। US, चाइना एंड सम अदर कंट्रीज आर ऑल्सो देयर। ठीक है। लेकिन अब हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया का हालत पहले से ही खराब था। जैसे हम चैप्टर की शुरुआत में ही आपसे हमने कहा था कि जब हमारे देश में अंग्रेज लोग राज करके गए, उसके पहले भी बहुत सारे इन्वेडर्स आए थे, सल्तनत थे, मुगल्स थे। ठीक है ना। उसके बाद अंग्रेज आए, तो ये सबने लूट के गए हम इंडिया वाले को। तो यार इंडिया वैसे भी कंगाल हो चुका था और इकोनॉमी की तो ऐसी धज्जियां उड़ गई थी कि यार पूछो ही मत। तो जब हमारी गवर्नमेंट बनी 1950 में, जब आज़ादी मिली 1947 में, 1950 में संविधान लिखा गया, गवर्नमेंट सिस्टम चालू हुआ, तो वो टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज यही था हमारे लिए कि हमारे इकोनॉमी को कैसे सुधारा जाए। और इसीलिए हमने 5 ईयर के प्लान्स बनाए थे, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं इसके पहले के लेक्चर वीडियो में। जरूर से देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो। ठीक है। तो धीरे धीरे करके क्या आ गया, 1990 का जमाना आ गया। तो 90s में क्या हुआ उस टाइम पे अगर हम बात करें, तो ईयर 1991 में, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ईयर माना जाता है इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे कंट्री में, 1991 का जो साल है ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और जब 10th जनरल इलेक्शंस करवाए गए, यानी कि जब 1991 में के दौरान में जब 10वीं बार इलेक्शंस हमारे इंडिया में हुआ, तो वो टाइम पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे वो थे नरसिम्हा राव। ये नाम बहुत फेमस है एक्चुअली। ठीक है ना। तो PV नरसिम्हा राव, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम के, याद रखना 1991 की मैं बात कर रहा हूं, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। और उन्हीं के कैबिनेट में, उन्हीं के मिनिस्ट्री में एक बहुत ही फेमस मिनिस्टर थे, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री उनको दिया गया था। आपको पता है हर एक का डिपार्टमेंट होता है अलग अलग। जैसे प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, सभी मिनिस्टर्स के हेड होते हैं। जैसे आज के डेट में हमारे नरेंद्र मोदी जी है, वो हमारे सबसे हेड है। लेकिन अलग अलग कैटेगरीज में कोई फाइनेंस मिनिस्टर होता है,
कोई यूनियन मिनिस्टर होता है, कोई ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होता है, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, अभी तो मुझे याद भी नहीं आ रहा, देयर आर सो मेनी मिनिस्टर्स, सबके अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही उस टाइम पे जब प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव थे, उस टाइम पे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे दोस्तों, बहुत ही फेमस नाम है, जो कि है डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे, जो आपको पता है कि 2 बार प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है, आपको पता होगा 2004 से 8, फिर 8 से 8 नहीं, हाँ जो भी है, ठीक है ना, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कितना, 2005 से 10 नहीं 4 से 9 एंड 9 से 14, ठीक है ना, ये मेरे को अभी याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, लेकिन आप लोग एक बार चेक कर लेना, 2009 से लेके ना, सॉरी माफ करना, 2004 से लेके 2009 तक थे, फिर वापस से 2009 से लेके 2014 तक हमारे ये थे प्राइम मिनिस्टर थे, और 2014 में ना, 2014 में फिर जाके हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन बने, नरेंद्र मोदी बने, ठीक है ना, मोदी जो बने, ठीक है। तो ये लगभग 10 साल तक वो भी प्राइम मिनिस्टर थे, काफी फेमस। लेकिन हम प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर, यानी कि 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत ही अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर कहलाते हैं, क्यों, क्योंकि उनके पास नॉलेज है, वो खुद इकोनॉमिस्ट है। इकोनॉमिस्ट मतलब जो लोग इकोनॉमी को समझते हैं, जिन्होंने उसकी पढ़ाई की हुई है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत ही वेल एडुकेटेड, बहुत ही ब्रिलियंट एक अच्छे व्यक्ति है, अच्छे प्राइम मिनिस्टर एंड अच्छे साथ ही में मिनिस्टर रहे, फाइनेंस मिनिस्टर है। तो इसमें ना बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लेके आए। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की ताकि हमारा जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो डेवलप कर पाए, और इंडिया की जो इकोनॉमी है ग्लोबल इकोनॉमिक से लिंक करने की कोशिश की। किसने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। तो उन्होंने भी बहुत सारे फंडामेंटल चेंजेस किए इस दौरान, ताकि हमारी इंडियन इकोनॉमी इंप्रूव हो सके, और इंडियन इकोनॉमी को, ठीक है ना, हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर उसको शामिल किया जाए, क्योंकि लोग कोई पूछता नहीं था हमारे इंडिया को, इंडिया में कोई इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं था, इंडिया में कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं था। तो ये हम ग्लोबली दिखाएं कि हम इंडिया वाले में भी है वजूद, ताकि बाहर देश वाले भी आके हम में इन्वेस्ट करें, फॉरेन इन्वेस्टर्स आए। तो ये सब चीज़ जो है वो इन भाई साहब, यानी कि इन जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो मैंने लिख के रखा है यार, इनके वजह से ही पॉसिबल हो पाया, और उन्होंने अपना बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो यही पीरियड के दौरान इंडियन जो इकोनॉमी है बहुत ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन में था, एकदम क्राइसिस वाला सिचुएशन आ चुका था इस दौरान। और उसके पहले जब पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने, उसके पहले की अगर मैं बात करूं, तो वो टाइम पे ना चंद्रशेखर जो थे ना वो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। यानी पीवी नरसिम्हा राव के प्राइम मिनिस्टर बनने के पहले चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर थे। एंड वो टाइम पे भी इन्फ्लेशन जो था ना, इन्फ्लेशन जो रेट था वो कितना था दोस्तों, 17% था। यानी कि महंगाई दर जिसको बोलते हैं, इन्फ्लेशन जो था वो कितना था, 17%। आपको पता है इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, हर साल हमारा इन्फ्लेशन बढ़ता है, यानी महंगाई बढ़ती है। कोई अगर एक साल पहले कोई 10 रुपए का चीज़ मिलता होगा तो आज वो 12 रुपए का चीज़ मिलता होगा। जैसे कि एक रिक्शा भाड़ा होता है, जैसे कि हम लोग कभी ट्रैवलिंग करते हैं तो रिक्शा भाड़ा जो पहले एक साल पहले 10 रुपये था, आज वो 15 रुपया हो गया है कि नहीं। आप लोग भी जानते होंगे इस चीज़ के लिए, हम लोग कभी ना कभी स्टेशन की तरफ जाते हैं ऑटो पकड़ के, तो यार ये सब चीज़ देखने मिलता है। तो वो टाइम पे कितना परसेंट, 17% इन्फ्लेशन रेट था, मानी हर साल 17% बढ़ रहा था महंगाई। तो जस्ट इमेजिन करो कि कितना खतरनाक सिचुएशन हमारे देश में आ चुका था, महंगाई दर बहुत बढ़ गया था, और इकोनॉमिक जो ग्रोथ होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं हो रहा था, उल्टा वो डाउन जा रहा था, यानी माइनस में चल रहा था इकोनॉमी। 1.1% से ग्रोथ डाउन हो रहा था हमारे इंडियन इकोनॉमी का। और इंडिया जो था उसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो था ना वो सिर्फ 1 हफ्ते के लिए बचा था, यानी कि इंडिया के पास सिर्फ 1 हफ्ते का इंपोर्ट करने के लिए, 1 वीक जो होता है ना उसमें हम लोग इंपोर्ट कर सकते, सिर्फ उतना ही पैसा बचा हुआ था। आप सोच सकते हो इतनी यहाँ पे खतरनाक सिचुएशन आ गई थी वो टाइम पे, एंड बहुत ज्यादा दिक्कत सामना करना पड़ा था। और इतने भी पैसे नहीं थे कि यार, एक तो वैसे भी हमने बहुत सारे कर्ज लिए हुए थे अलग अलग कंट्री से, तो वो टाइम पे भी बहुत सारे लोन्स जो थे हमारे ऊपर थे, एंड साथ ही में हमारे पास इतना भी नहीं था कि हम वो लोन को रीपे कर पाए या फिर इंटरेस्ट को रीपे कर पाए। तो जो मई आया 1991 में, जो मई का टाइम आया, मई का टाइम देखो, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करो। तो मई का जब टाइम आया तो गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की, और क्या किया, उन्होंने अपना गोल्ड रिजर्व को बेचा। यानी देखो हर देश के पास ना गोल्ड का एक रिजर्व होता है, यानी कि जैसे हम हमारे घर पे हमारी मम्मी लोग क्या करती है, कुछ सोना बना के रखती है। आप लोग सब जानते होंगे, आपके घर में कुछ ना कुछ तो यार गहना लोग बना के रखते हैं, आपकी मम्मी होगी, सिस्टर होगी, आपकी दादी होगी। तो फीमेल्स क्या करते हैं, गोल्ड बना के रखते हैं, ताकि यार जब बुरा स्थिति आ जाए तो हम वो गोल्ड को गिरवी रख के या फिर बेच के पैसे ले सकते हैं। तो सेम उस टाइम पे गवर्नमेंट ने, जो गवर्नमेंट के पास गोल्ड होता था, गोल्ड रिजर्व जिसको बोलते हैं, उसको यहां पे बेचने की ठानी, एंड कुछ गोल्ड को बेचा, उससे पैसे कमाए, और कुछ को मॉर्टगेज किया। मॉर्टगेज करना मतलब गिरवी रखना, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। कुछ को मॉर्टगेज रख दिया, एंड इस तरह से बहुत सारे पैसे लिए, मतलब इस तरह से पैसे उनके पास, गवर्नमेंट के पास आए। तो चंद्रशेखर जब गवर्नमेंट आई थी, उसके पहले की जो गवर्नमेंट थी, वीपी सिंह की गवर्नमेंट, उनके पास लगभग 10
10,000 करोड़ का लायबिलिटी था, यानी कि बकाया राशि जिसको हम लोग बोलते हैं, 10,000 करोड़ का बकाया राशि था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फार्मर्स का लोन जो है उसको माफ कर दिया गया था। इस प्रकार सब हुआ था। और जो इंटरनल लोन थे सेंट्रल के, स्टेट गवर्नमेंट के जो लोन थे उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा दिक्कत दे रहे थे, जो कि 55% था। और फिर 1980 और 81 के टाइम जो फॉरेन लोन था ना, वो कितना था, लगभग 2,350 करोड़, ठीक है, 2,350 करोड़ इतना लोन था। समझ जाओ यार कितना बड़ा अमाउंट है ये, 2,350 करोड़ जो है हमारे ऊपर लोन था। और माफ करना, मैंने ये रुपीज में नहीं बताया, ये बताया मैंने डॉलर्स में, ठीक है ना। आप समझ जाओ, मल्टीप्लाई बाय 70 कर देना, मल्टीप्लाई बाय 72 कर देना, इसका अमाउंट रुपीज में निकल जाएगा। कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन कब था, ये मैं बात कर रहा हूं 1980s की बात कर रहा हूं, 1980 की बात कर रहा हूं। सोचो यार कितनी पुरानी बात है, ठीक है। और ये जो था बाद में इंक्रीज हो गया था 8,380 करोड़, यानी कि पहले जो 2,350 करोड़ का लोन 1980 के टाइम, जब 1991 का जब टाइम आया, ये जो टाइम आया 1991 का जो टाइम आया, तो इस दौरान जो पहले 2,350 करोड़ डॉलर का जो लोन था, भारत के ऊपर कर्ज था, वो कितना हो गया दोस्तों, वो हो गया लगभग 8,380 करोड़। तो इमेजिन कर लो यार, 8,300 करोड़ डॉलर का लोन हम पे आ गया। यानी इतनी खतरनाक सिचुएशन हम भारत के ऊपर, हमारी गवर्नमेंट के ऊपर आ चुकी थी। यानी कि यार इतना खराब स्थिति हो गया था कि क्या बताओ, देश को बेचना पड़ेगा, इस प्रकार का सिचुएशन हो गया था, ठीक है ना। और यही टाइम में इंडिया ने बहुत सारे ऐसे फॉरेन डेवलपमेंट, फॉरेन एक्सचेंज को यहाँ पे इन्वेस्ट किया, एक तरीके से बोल सकते हैं। और फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन जो हमारे पास रिजर्व था वो सिर्फ 100 करोड़ डॉलर का ही बचा था, यानी कि यार कुछ भी नहीं था उसके सामने। हमारे पास कितना रुपया था, सिर्फ 100 करोड़ डॉलर था। 8,380 का लोन और हमारे पास कितना है, 100 करोड़ डॉलर ही हमारे पास है। और इसके वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया था। ऑयल प्राइसेस भी बहुत ज्यादा हाई हो गए थे, क्योंकि यही दौरान 1991 के दौरान भी इराक जो कंट्री, आपको पता होगा, इराक कंट्री ने कुवैत के ऊपर, आपको पता है ना, ये पिक्चर भी एक रिलीज हुई थी, मुझे याद नहीं कौन सी पिक्चर है, आपने देखा होगा कि नहीं पता नहीं, इसको देखना जरूर जाके, अक्षय कुमार की एक मूवी है, ठीक है ना। तो उसमें पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया हुआ, ये जो कुवैत जो देश था ना, तो इराक वाले ने ये कुवैत के ऊपर हमला करके कब्जा कर लिया। और इसी की वजह से ना ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा क्या हो गए, बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो इसके वजह से ना पूरे ग्लोबल सेक्टर में, यानी कि पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से ऑयल प्राइसेस बढ़ गए थे, जिसका असर इंडिया को भी देखना पड़ा था। और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था हमारे इंडिया के लिए, लोन भी नहीं मिल पा रहा था क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोन था। इस प्रकार बहुत सारी सिचुएशन हो गई थी। एंड जो क्या कर रहे थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो डर गए थे, जिनके पास कुछ सेविंग्स थी, जो कुछ पैसा रखे थे, वो लोग भी अपना पैसा निकालने के लिए यहाँ पे हो गए थे, क्योंकि उनको भी ऐसा लग रहा था कि खराब स्थिति आने से पहले हम अपना पैसा वापस से विड्रॉ कर लेते। तो वो सब ने क्या किया, विड्रॉ करना लगे, जो भी फॉरेन करेंसी था वो सब क्या हो गया, एक तरीके से विड्रॉ हो रही थी, ठीक है। अब ये तो इतने सारे प्रॉब्लम हो गए, तो न्यू इंडियन इकोनॉमी पॉलिसी जो था, ये सब चीजें हुआ इसमें। लेकिन यार इस चीज को ओवरकम कैसे किया हमने, क्या क्या रेमेडीज आया, तो ये हम लोग को देखना है, उपाय क्या हुआ इसका। तो हम लोग एक टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है रेमेडीज। तो इसको देख लेते हैं, फिर आज का लेक्चर हम लोग समाप्त करेंगे। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा सा आप समझ लो। थोड़ा सा मैं रफ कर लेता हूं इस पार्ट को, और उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा, कि बहुत अच्छे से स्टोरी बेस मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की है। ओके, अब छोटा सा एक चीज है, रेमेडीज जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, रेमेडीज, कि इसका क्या इलाज निकला। यार इतने सारी कठिनाइयां हमारे देश में चल रही थी, प्रॉब्लम चल रही थी पैसे को लेके, तो कैसे हुआ, तो रेमेडीज क्या हुआ, ये हम लोग डिस्कस करके। तो रेमेडीज की बात करें तो वो टाइम पे जो पीवी नरसिम्हा राव जो थे, उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर, माफ करना, फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपॉइंट किया था। और डॉक्टर मनमोहन सिंह पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उनके पास इकोनॉमी की समझ थी, तो उन्होंने बहुत सारे चेंजेस करना शुरू कर दिया। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या किया, इस सिचुएशन को बहुत सारे करेक्टिव मेजर्स के साथ, यानी कि अब हम ऐसा करेंगे, इस प्रकार का एक्शन लेना शुरू कर दिया। जैसे कि यहां पे बहुत सारे चेंजेस होने लगे, तो उन्होंने क्या किया, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस पहले लगा था कि बाहर के देशवासी आके इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, वो रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया, ताकि अगर कोई बाहर का देश व्यक्ति आके हमारे इंडिया में पैसा लगाना चाहता है एज ए प्राइवेट के तौर पे, तो भी वो लगा सकता है। तो इससे क्या हो गया कि कुछ बाहर के लोग आके पैसा लगाने लगे, जिसमें इंडिया में थोड़ा पैसा आने लगा। तो ये एक चीज हो गया। दूसरा, उन्होंने जो 18 इंडस्ट्रीज को लाइसेंस जो दिया था यहां पे, उन्होंने क्या किया, उसको इंक्रीज करना जो है वो शुरू कर दिया, एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो 18 जो इंडस्ट्रीज था उसका लाइसेंस को रिस्ट्रिक्ट किया। एंड बाद में जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज जो लॉस में चल रही थी, आपको पता है कि देयर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, आज के डेट में तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उस जमाने में 1991 में जितने भी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज थी, जो गवर्नमेंट चलाती थी ना, पब्लिक सेक्टर यूनिट मतलब क्या होता है, जो गवर्नमेंट के अंडर में जो कंपनीज होती है, तो वो लॉस में चल रही थी। तो इन्होंने क्या किया, एक ऑफर दिया, मनमोहन सिंह ने ऑफर दिया कि अब कोई प्राइवेट व्यक्ति या फिर कोई प्राइवेट बिजनेसमैन भी आके ये जो पीएसयू, जो सरकारी जो कंपनी है ना, इसमें अपना वो पैसा लगा सकता है, ताकि इससे क्या होगा कि जब
सरकारी चीज में जब पैसा आएगा प्राइवेट का तो वो और अच्छे से बिल्डअप होगा। तो इस प्रकार उन्होंने ऑफर देना शुरू किया एंड इस प्रकार प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी उसमें पार्टिसिपेट करने लगी। जैसे कि आप जानते हो कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज आज भी आप देखोगे तो पीएसयू जो कंपनी से, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्राइवेटाइज होना गलत बात है, लेकिन मैं तो बोलता हूं प्राइवेटाइजेशन अच्छी बात है। इसमें लोग अगर अपना पैसा डालेंगे तो ज्यादा डेवलपमेंट होगा, तो ये बहुत अच्छी बात है प्राइवेटाइजेशन होता। आज के डेट में मुद्दा चलता है ना कि यार सरकार रेलवे बेच देगी, सरकार एयरपोर्ट बेच रही है, तो यार बेच नहीं रही है वो, उसमें बस प्राइवेट लोग आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो बड़े बड़े करोड़पति, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, वो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां पे, ताकि और अच्छे से डेवलपमेंट, और इससे फायदा किसको होगा, हम जैसे आम इंसान को ही होगा ना, आप जैसे लोगों को होगा। तो ये अच्छी बात है, एनकरेज करना चाहिए। तो सेम उस टाइम पे भी डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी यही कहना था, उन्होंने ये काम किया। और साथ ही में उन्होंने जो स्टॉक मार्केट था, जो पब्लिक सेक्टर, जो आपको पता है स्टॉक मार्केट इंडस्ट्रीज, तो यार वो टाइम पे ना स्टॉक मार्केट में बहुत घपला वगैरह बहुत होता था। और उसी दौरान यार 1991 के दौरान ही एक बहुत बड़ा घपला हुआ था, आपको पता होगा, ठीक है ना। HM कौन है? हर्षद मेहता, ठीक है ना। तो यार एक हर्षद मेहता का भी एक वो टाइम पे फ्रॉड हुआ था। तो उसके वजह से क्या हुआ, ये सब मुद्दे को नजर देखते हुए फाइनेंस मिनिस्टर हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वहां पे स्टॉक मार्केट की निगरानी करने के लिए एक यहां पे क्या बना दिया, सेबी करके एक इंस्टीट्यूट बना दिया। और सेबी का जो फुल फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक तरीके से क्या है, ये पुलिस जैसा है, समझ लो। जैसे हमारे इसमें क्या होते हैं, नॉर्मल पुलिस होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ भी क्राइम हुआ तो उसको वहां पे चोर को पकड़ते हैं, जो डाका डालता है उसको पकड़ते हैं, कोई गलत काम करता है तो उसको पकड़ते हैं। सेम उसी प्रकार अगर स्टॉक मार्केट में कोई घपला करेगा, गलत काम करेगा, स्टॉक मार्केट में अगर अच्छे से रूल्स के हिसाब से नहीं चलेगा तो उसको कौन पकड़ेगा, सेबी पकड़ेगा। इससे क्या हो गया कि जो लोग घपला करते थे, जो फ्रॉडस्टर लोग थे वो थोड़े डर गए, जिसके वजह से कुछ भी नहीं हो रहा था स्टॉक मार्केट में, मतलब जो फालतू के काम हो रहे थे वो रुक गए थे और लीगल तरीके से हो रहा था। और एक और बहुत अच्छा काम किया, पूरा का पूरा सिस्टम कर दिया कंप्यूटराइज, क्योंकि कंप्यूटर का जमाना आ चुका था, तो पूरा का पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज हो गया। पहले के जमाने में, इसके पहले क्या होता था, लोग खुद ही जाते थे, ए मुझे ये कंपनी का स्टॉक खरीदना है, मुझे ये कंपनी का स्टॉक। मैंने आपको बताया होगा स्टॉक मार्केट के बारे में एक वीडियो, मैंने JR टॉक्स जो हमारा सेकंड चैनल है उस पर डाला हुआ है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है, जाके देख लेना अगर आपने नहीं देखा है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, ठीक है। तो वो जमाने में पहले स्टॉक मार्केट में क्या होता था कि लोग खुद से ही बोलते थे हाँ मेरे को ये कंपनी चाहिए। ब्रोकर्स होते थे वो जमाने में, बहुत भीड़ होती थी। जैसे दलाल स्ट्रीट करके एक जगह है मुंबई में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE बोलते हैं उसको, वहां पे होता था। लेकिन आज के डेट में क्या होता है, कंप्यूटराइज हो गया, हम लोग भी बैठे बैठे मोबाइल से कर सकते हैं। तो उस जमाने में उन्होंने क्या कर दिया, कंप्यूटराइज कर दिया, ताकि सब चीज लीगली हो पाए, बहुत ही अच्छी तरीके से हो पाए। तो इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ और कहीं ना कहीं जो पैसा जो था वो रिकवर होना शुरू हुआ। तो ये सब चीजें होने लगा और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को मौका दिया। गवर्नमेंट ने बोला, फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आओ, इंडिया में पैसा लगाओ, जो भी कंपनीज खुल रही है उसमें पैसा लगाओ। इससे क्या होने लगा, धीरे 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 करके फॉरेन इन्वेस्टर्स आते गए, धीरे धीरे करके हमारे जो इंडिया है उसमें पैसा लगाने लगे। और इस हिसाब से हमारा जो डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो पहला टेन्योर था, जो टाइम था 5 साल का, उन्होंने उसमें बहुत सारे काम किए। तो इंडिया जब पैसा आने लगा इंडिया में वापस से, तो इंडिया ने जो अपना गिरवी रखा हुआ जो गोल्ड था, जो पूरा गोल्ड रिजर्व जो मैंने बताया था ना गिरवी रखा हुआ था, तो गोल्ड रिजर्व को वापस से छुड़ा पाए वो। फिर गवर्नमेंट ऐसा बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वर्क कर पाई और साथ ही में गवर्नमेंट ये इंसिस्ट कर पाई कि जो मिडिल क्लास लोग हैं वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों में, बैंक में पैसा रख सकते हैं। तो इस हिसाब से बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसमें पैसे आने लगे और गवर्नमेंट अलग अलग प्रोजेक्ट्स और बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने लगे। जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से प्रोजेक्ट्स आए, टेलीकॉम सर्विस को डेवलप करना है, कम्युनिकेशन सिस्टम को एस्टैब्लिश करना है, रेलवे को और एस्टैब्लिश करना है, फ्लाइट सिस्टम को एस्टैब्लिश करना है, साथ ही में मोबाइल फोन सर्विस। तो ये सब चीज़ में होने लगा। और साथ ही में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, आप जानते ही होंगे US में है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके साथ भी एक डील साइन कर ली और पॉलिसी प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के ऊपर उन्होंने इस बार करार कर लिया। तो ये सभी चीज इस दौरान हुआ था, रेमेडीज के दौरान। क्लियर है दोस्तों? तो ये सभी काम किसने किया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, और जो उनकी वो टाइम पे गवर्नमेंट थी उस हिसाब से ये सब चीज हुआ था, जो कि बहुत ही अच्छा था हमारे देश के हित के लिए। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब जो अगला टॉपिक है वो यही है, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, किस प्रकार चीजें हुई थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। लेकिन दोस्तों ये जो टॉपिक है ना, इसको मैं लेकर आऊंगा आपके लिए अगले लेक्चर में, यानी कि एक आखिरी लेक्चर आ जाएगा इस चैप्टर का, लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम बाकी की जो चीजें हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वो डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो बस आज का वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारा आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज ये वीडियो को दिल से लाइक कर देना दोस्तों एंड शेयर कर देना। बहुत ही अच्छा लगेगा आपके स्टूडेंट्स को भी, आपके फ्रेंड्स को भी, रिलेटिव्स को भी। तो प्लीज शेयर कर देना अपने सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को। एंड साथ ही में अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स? तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।